हरियाणा के जाट बीजेपी से थोड़ा सा और नाराज हो गए हैं। और आपने को लगा है पार्टी बीजेपी जो है जान जान करके जाटा ने नाराज करे ताकि भाई सारे नॉन जाट जो है बीजेपी के पलड़े में आ जाए, या फिर ये जाटा ने बनना चाहिए बीजेपी तो रुसन का। एक इकलौता तबका ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा प्रदर्शन करे हैं, जिसने सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर करी है, वो है किसाना का तबका। सरकार होते हुए भी आप उनकी नाराजगी मिटा कौन पाए? क्या कारण था कि भाई या तो ऐसा हो सके भाई किसाना की डिमांड इतनी बड़ी थी कि सरकार पूरी कर कौन पाई, या इतनी नाजायज थी कि सरकार ने पूरी करना कौन चाहिए? किसान क्यों नहीं संतुष्ट कर पाई बीजेपी सरकार? ये अंकिता छोटी बेबे भाई तेरे ट्रैप में नहीं आऊं कभी भी। गठबंधन आगे भी जारी रहेगा या ये और खत्म हो जाएगा? हर इंसान के दिमाग में ये सवाल आज के दिन हरियाणा में चलने लग रहा है कि आगे का क्या हिंट है कि भाई आगे गठबंधन रहना है कि नहीं रहना है। पहले अभी गठबंधन नहीं था और भगवान कर आगे भी इसी नौबत नहीं आवे कि गठबंधन की जरूरत पड़े। और ये जो गठबंधन है ये विधानसभा के इस कार्यकाल के लिए ही गठबंधन है, पहले अभी नहीं था और आगे नौबत नहीं फिलहाल मौजूदा सांसद भी हैं हिसार से, और मेरे ख्याल देश के पहले ऐसे सांसद होंगे जिनके गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पे लगे हैं। मतलब कुल मिला के जनता इतनी नाराज है। आपने कौन लगे वहाँ नाराजगी का चुनाव आपने भुगतनी पड़ेगी बीजेपी सरकार का। एयरपोर्ट जिक्र आपने जरूर सुना होगा क्योंकि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नाम होने वाले हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये हो कि भाई जितने इसमें तो एरोप्लेन नहीं उड़े होंगे उससे ज्यादा बार तो इसका उद्घाटन हो लिया। और दूसरी बात इधर तो जो है दुष्यंत चौटाला जी ने कहते हैं जी ये सारा कारनामा मेरा है, उधर जो है मंत्री साहब डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने कह दे जी ये सारी मेहनत मेरी थी, रही कोई कसर कोई रह गई थी दो दीपेंद्र उड्डन न्यू कह के काट दीजिए प्रपोजल तो मेरा ही था। पहले तो मैंने यूं बता दो कि हकीकत में इसके पीछे का राज के है और यो इसके सिर्फ उद्घाटन हो ही जाओगे या कभी इसमें तो फ्लाइट भी उड़ेगी। भाई सिटी पिक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई आजकल यो फोन है ना सवेरे शाम किसी भी टाइम बाज जावे है और दूसरी तरफ तो आवाज़ एक आया करे कि भाई हिसार लोकसभा तय आप भाजपा का प्रत्याशी किसने देखना चाहो हूँ, और ऑप्शन भी मिले हैं। पहले नंबर पे जो है कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम लिया जा है, दूसरे नंबर पे कुलदीप बिश्नोई का, तीसरे नंबर पे जो मौजूदा सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह जी का। तीनों का नाम लिया जाए, ऑप्शन दिया जाए, पूछा जाए आम जनता से कि भाई आप हिसार लोकसभा का कैंडिडेट किसने देखना चाहो। वैसे जो ये पहला नंबर वाला जो ऑप्शन है यानी कि कैप्टन अभिमन्यु जी फिलहाल मेरे साथ में है। सब स्वागत है सिटी पिक न्यूज़ पे आपका। धन्यवाद अंकिता जी, राम राम आपने। अच्छा सब ना आजकल जैसे मैं बता रही थी फ़ोन तो आने लग रहे हैं, लेकिन ये हिसार लोकसभा हरियाणा में एकमात्र ऐसी सीट है जहां 1 दर्जन से ज़्यादा दिग्गज नेता लाइन लगा के टिकट मांग रहे हैं, जिसमें जो है सुभाष बराड़ा जी हैं या रणवीर सिंह गंगवा हैं या फिर जो चौटाला साहब हैं, तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन ऑप्शन में नाम 3 हैं और उसमें भी पहला आपका। तो क्या मान लिया जाए कि भाई भाजपा ने लगभग फाइनल कर रखा है कि प्रत्याशी इन तीनों में से एक है? अंकिता जी मेरे पास तो कोई फ़ोन आया नहीं आज तक, आपके पास आया होगा तो आपने पता होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सर्वे कराया नहीं करती जी, और भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वाले की लाइन भी नहीं लगाया करती। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ने अच्छी तरह जाना है। अभी मांग के टिकट नहीं मिला करती, अपने आप पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ ठीक समझती है उनको काम दे देती है और अपने काम पर हम चुपचाप लग जाया करना। हमारा काम है देश समाज का अपना सेवा करना, उसमें जो पार्टी भूमिका देगी जुट जाएंगे। चलो आपको बात करना तीसरा नंबर वाला ऑप्शन की, यानी कि जो ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं फिलहाल मौजूदा सांसद भी हैं हिसार से, और मेरे ख्याल देश के पहले ऐसे सांसद होंगे जिनके गुमशुदगी के पोस्टर दीवारों पे लगे हैं। मतलब कुल मिला के जनता इतनी नाराज है। आपने कौन लगे वहाँ नाराजगी का चुनाव आपने भुगतनी पड़ेगी बीजेपी सरकार ने? ये जो देखो ये तो विपक्षियों के तरीके होते हैं राजनीति करने के, और चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी ने सांसद होने के नाते एक बड़े लिखे योग्य सांसद के नाते एक अच्छी भूमिका निभाई है, अच्छा काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो विपक्षी जो तौर तरीके हैं, क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं उनने सारे नाटक करने आए हैं। हमारा तो काम करने का तरीका है। ब्रिजेंद्र सिंह ने बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा सांसद के तौर पर मैं उनको मानता हूँ जी। उसके बाद अगर बात करें, देखो नो डाउट कि फिलहाल हरियाणा में जो है आपकी यानी कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन अलायंस में है, गठबंधन में है। ये हर होठ पे हर चेहरे पे एक ही सवाल है कि ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा या ये और ख़त्म हो जाएगा। हर इंसान के दिमाग में ये सवाल आज के दिन हरियाणा में चलने लग रहा है। आप पार्टी के दिग्गज नेता हो, कदावर नेता हो, भीतर लग क्या जानकारी आपने है तो कि आगे का क्या हिंट है कि भाई आगे गठबंधन रहना है कि नहीं रहना है? मैं तो अपनी बात बता सकूँ, पहले अभी गठबंधन नहीं था और भगवान कर आगे भी इसी नौबत नहीं आवे कि गठबंधन की जरूरत पड़े। तो ये गठबंधन की तो मजबूरी थी
कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और मनोहर लाल जी की जिम्मेदारी थी कि बड़ी पार्टी के नाते भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना है। तो बहुमत साबित करने के लिए उन्होंने जो जो इंडिपेंडेंट थे या जिस पार्टी का समर्थन ले सकते थे समर्थन लिया, और सरकार एक स्थायी सरकार जो है जमा टेक कर बढ़िया टिकाऊ सरकार चला के दिखा दी। तो ये तो उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, कौशल है। पर ये जो गठबंधन है ये विधानसभा के इस कार्यकाल के लिए ही गठबंधन है, पहले भी नहीं था और आगे नौबत नहीं आएगी। हरियाणा की जनता भी समझ लेती है इस बात को कि भाई इस तरह का कोई फायदा नहीं है। अच्छी स्पष्ट बहुमत दो और बढ़िया टिकाऊ काम करने वाली सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली सरकार बनाओ, तो मुझे नहीं लगता आगे नौबत आएगी। वैसे आपके पार्टी में एक नेता और थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां, जो लगातार यह बात कहा करते भाई क्या तो गठबंधन रहा होगा इस पार्टी में हम रवांगे, लगातार जो है इस बात की धमकी आया कर दी। अरीब जो है काल की एक फोटो वायरल होने लग रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गेले जो है, और वह फोटो खूब वायरल हो रही है। उस फोटो के राजनीतिक मायने आप खतर के हैं? नहीं, इसमें कोई राजनीति देखने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह का अपना अनुभव रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी दिग्गज नेता हैं, पुराने हरियाणा प्रदेश के मजबूत नेता हैं। उनसे मिलने के लिए भी लोग आते रहते हैं और वो भी लोगों से मिल लेते हैं, और मुझे इसमें कोई राजनीति ज़्यादा नहीं दिखती। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो उस स्वभाव के आदमी हैं, उनने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिल भी गए होंगे तो कुछ ना कुछ समझा दिया होगा। वो इसलिए वो एक वरिष्ठ नेता है हमारे पार्टी के। मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति घनी देखने की कोई बात है। अच्छा, बाकी साहब जब से ना ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटा के सैनी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से जो है हरियाणा के जाट बीजेपी से थोड़ा सा और नाराज हो गए हैं। और आपने को लगा है पार्टी बीजेपी जो है जान करके जाटा ने नाराज करे ताकि भाई सारे नॉन जाट जो है बीजेपी के पलड़े में आ जाए, या फिर ये जाटा ने बनना चाहिए बीजेपी तो रुसन का? नहीं, ये बात तो समझने की है सबसे पहले तो कि भाई इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कोई जात पात देख करके कम से कम कोई जिम्मेदारी नहीं दिया करते। देखो, अगर मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो सबसे सीनियर थे, पुराने थे, वरिष्ठ थे और अनुभवी आदमी थे, तो पार्टी ने उनको मौका दिया। कोई जात बिरादरी देख करके तो मौका दिया नहीं, और उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी अध्यक्ष बनाया, कभी बराड़ा जी को अध्यक्ष बनाया, कोई इसलिए थोड़ी बनाया था कि वो जाट बिरादरी से थे। वो अच्छे कार्यकर्ता थे, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे, पुराने अनुभवी कार्यकर्ता थे। नायब सिंह सैनी जी भी, वो भी पार्टी के जमीन से जुड़े हुए विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, मंत्री रह लिए, पार्टी के कई पदों पर रह लिए, पार्टी के अनुभव के आधार पर बना दिया। अब ये तो चाहे मीडिया वाले देखो चाहे लोग देखो, ये तो देखने वाले ने अपना नजरिया बदलना पड़ेगा जी। और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार में हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई एक जाति के बिना या एक जाति के आधार पर कोई नहीं चल सकता। सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, और किसी का काम नहीं चलना किसी के बिना, समाज में भी नहीं चलना। समाज में भी 36 बिरादरी का गुलदस्ता ही वो शोभा दे है। तो राजनीति में तो और ज़्यादा जरूरी है भाई, सबको साथ लेकर चलना चाहिए भी, धर्म बनता है राजनीतिक व्यक्ति का। तो यह बात तो मैं आपकी नहीं मानूं कि भाई को बीजेपी जो है किसी ने नाराज करके और फिर दूसरे वोट करना, सबका काम हो रहा है। आज नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची की लग रही है, तो वो एक गरीब किसान जाट परिवार में भी नौकरी उसी फॉर्मूले पर मिल रही है, और किसी गरीब जो है जो अन्य जातियां सबको मिल रही हैं। अगर सिस्टम अच्छा चल रहा है और किसानों की ज़मीनों का धांधलियाँ रुक गई, ज़मीन के घोटाले रुक गए, सीएलओ घोटाले रुक गए, तो उसका लाभ से ज़्यादा किसानों ने है। और किसान में ज़्यादातर जो है अपने गांव में जो जातियाँ ज़मीन वाली हैं उनमें मुआवजा अच्छा मिला तो भी सबको फ़ायदा हुआ, तो सड़कें अच्छी बनी तो सबको फ़ायदा हुआ। तो जो सारी नीतियाँ हैं, एमएसपी अलग अलग नई नई फसलों पर एमएसपी मिला तो उसमें भी किसानों को फ़ायदा हुआ। देश में पहली बार किसानों की जो ये पेंशन जो शुरू करी है, किसान सम्मान योजना, इसका लाभ भी जो है खूब किसानों को है। आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा कर दी, तो इसमें कोई चौधरी चरण सिंह को कोई यूँ कहेगा कि भाई जाट थे इसलिए उनको, नहीं, वो देश के किसानों के बहुत बड़े नेता ही नहीं थे, वो देश के किसान और कृषि अर्थव्यवस्था को जानने वाले बड़े अर्थशास्त्री थे। देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था। तो फिर आपने को भारतीय जनता पार्टी किसानों रुसान की रुसान की बात करे तो जाटों भारत रत्न देने की सोच, आप सोचो थे पूरे देश का भारत रत्न
जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की बात नहीं करी, जिस कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह के नाम को इस्तेमाल करके वोट लेने की बात करी, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट लेने की बात करी, कभी उनको सम्मान नहीं दिया, अपने कुनबे से बाहर न कभी को देखा ही नहीं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बहुत, ये देश के लिए इनकी अच्छी सोच है हमारी। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में पूरे राजनीतिक संस्कार को बदला है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए और उसमें उसी नज़रिए से देखनी चाहिए। ये तो कुछ कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं, जिनने राज के माध्यम से लाभ उठाने की सदा इनकी तरीका रहा। इन्होंने राजनीति को एक पेशा बना करके रख लिया, एक धंधा बना करके रख लिया, राजनीति को व्यवसाय बना करके जिन लोगों ने रखा है, उन लोगों को तकलीफ है, वो लोग प्रचार करते हैं। मैं मानता हूँ ये प्रचार करने वालों ने, जो कांग्रेसी नेता हैं, जो भी ये जातिवाद का प्रचार करते हैं, उनने सबसे ज़्यादा नुकसान वो मेरी कौम का करा है। मेरी कौम को जो अलग थलग करने की जो कोशिश है, वो सबसे ज़्यादा 2016 का कांड कराने वाले मैक्सिमम सारे कांग्रेसी थे। ये सारा जलाने वाले उसके अंदर मैक्सिमम कांग्रेसी लोग थे। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसने कराया है? अरे भाई, आप ये राजनीति गलत दिशा में लेकर जाओगे और फिर बीजेपी पे भंडा फोड़ोगे, तो यह बात तो ठीक को नहीं। लेकिन देखो, एक घड़ी आपकी सारी बात मान भी ली जा, लेकिन फिर भी जाट्टा के बाद एक इकलौता तबका ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करे हैं, जिसने सबसे ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करी है, और वो है किसाना का तबका। और अगर बात करा तो मतलब सरकार होते हुए भी आप उनकी नाराज़गी मिटा कौन पाए? क्या कारण था कि भाई, या तो ऐसा हो सके भाई किसाना की डिमांड इतनी बड़ी थी कि सरकार पूरी कर कौन पाई, या इतनी नाजायज़ थी कि सरकार ने पूरी करना कौन चाहिए? किसान क्यों नहीं संतुष्ट कर पाई बीजेपी सरकार? देखिए, किसान खूब संतुष्ट हैं और किसान को खूब लाभ हुआ है। हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं, तो जितना इस बार पानी का ईमानदारी से समान रूप से बंटवारा जहां प्यासी धरती को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो बिल्कुल राजस्थान के लगते हुए इलाकों तक पानी पहुंचा दिया, तो आज तक तो कभी नहीं पहुंचा था। यही किसानों को जो मुआवजा जो है, जो पूरे 10 साल की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 800 करोड़ रुपए दिए थे, जो चौटाला साहब की सरकार 6 साल की सरकार में 83 करोड़ रुपए थे, और वो केवल 2 साल पहले 2 साल में 3000 करोड़ रुपए दे दिए। किसानों के बेटे मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं, इनको कई गुना जो है इनको राशि दे दी। तो किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ दिया, नई फसलों में किसानों को जो है MSP मिली है। तो किसान का मान सम्मान हर दृष्टि से खूब बढ़िया भारतीय जनता पार्टी ने करा है। किसान वर्ग ज़्यादातर बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। और फिर भी लोकतंत्र है और किसी बात को लेकर के किसी की संतुष्टि नहीं है, तो उनको अपने संघर्ष करने का, अपनी बात को रखने का, आंदोलन करने का उनका अधिकार है। और आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा भाई किसने क्या खेल खेला, लेकिन कुल मिला के किसान आंदोलन था। लोगों में कोई भ्रम था या जो भी लोगों में आंदोलन किया, तो मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, कोई किसानों के ऊपर कोई ना तो लाठी चलाई, ना कोई गोली चलाई, और किसानों की बात को सिर झुका करके भाई आपको बात में नहीं समझा पाए और उन्होंने पूरे कानून वापस ले लिए। नहीं तो यही मोदी जी और यही अमित शाह जी 13 महीने किसान जो है दिल्ली के उस पर बैठे रहे। कोई जम्मू कश्मीर में 370 हटाई, कोई चूं भी कर पाया, कोई कंकर भी मार पाया, कोई CAA लागू करी, वो जो ये अपनी तो उसका जो कानून बनाया, कोई नहीं कर पाया। तो जो इतने मजबूत नेतृत्व ने सिर्फ अगर सम्मान करा, आंदोलन के नाते भी किसान वर्ग का सम्मान करा ना, तो इसका मतलब किसान के प्रति मोदी जी की भावना, संवेदना दिल से जुड़ी हुई है और उसको सम्मान किया उन्होंने। आज तो चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया के किसान का सम्मान किया है। बहुत बड़ी बात जो भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह जी को, ये को मोदी जी जैसा ही जो किसान को दिल से सम्मान देना चाहता है, वही व्यक्ति कर सकते थे इसको। चलो, ये तो बात हुई राजनीतिक गैर राजनीतिक, लेकिन भाई देखो,
किते न किते राजनीतिक गलियारा में चर्चा भी है कि भाई हिसार के होने वाले सांसद ये हैं, और ये जिक्र जो है हर राजनीतिक गलियारा में है। इससे मैंने एक सवाल भी पूछना चाहूंगी। देखो, हिसार का एयरपोर्ट जिक्र आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नाम होने वाले हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो यो कि भाई जितने इसमें तो एरोप्लेन नहीं उड़े होंगे, उस तो ज्यादा बार तो इसका उद्घाटन हो लिया। और दूसरी बात, इधर तो जो है दुष्यंत चौटाला जी ने कहते हैं जी ये सारा कारनामा मेरा है, उधर जो है मंत्री साहब डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने कहते जी ये सारी मेहनत मेरी थी, रही कोई कसर कोई रह गई थी दो दीपेंद्र उड्डन न्यू कह के काट दीजिए, प्रपोजल तो मेरा ही था। पहले तो मैंने यूं बता दो कि हकीकत में इसके पीछे का राज के है, और यो इसके सिर्फ उद्घाटन हो ही जाओगे या कभी इसमें तो फ्लाइट भी उड़ेगी? देखो, तो मैं तो जो हकीकत है, सच्चाई है, मेरी बात को अच्छी तरह तसल्ली करा लियो। और ये जितने भी सारे हैं भाई, इकट्ठे बैठा कर भाईचारा आपस में बात भी कर लो, कोई दिक्कत को नहीं। एक तो जिसका नाम लिया आपने मंजूर करा कर ले आया था, कदे फाइल पर कदे दूर तक भी हिसार एयरपोर्ट का नाम भी नहीं लिया उसने। जो दीपेंद्र कह रहे हैं कदे नाम भी नहीं लिया। वो कदे तो उन्होंने वोट मांगे खुंगाई में एयरपोर्ट ले आएंगे, पर पता नहीं कहाँ, अब भाई जो है बादड़ी और इधर बहादुरगढ़ में, फिर कदे बोला जी मोखरा में लेके आएंगे, कदे बोले जी ये तो महम के आगे जो है बहनी बहरों की थड़ी में एयरपोर्ट बनाएंगे जी। पता नहीं कहाँ का एयरपोर्ट बना के लोगों को इन्होंने जो है ना खूब छलने का काम करा। हकीकत की बात है, हम तो इतना बता सकते हैं कि इस एयरपोर्ट को ये 3800 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र कराने का काम बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर मुझे सौभाग्य मिला। और इससे एयरपोर्ट से लेकर के और दिल्ली एयरपोर्ट तक की और दिल्ली तक को जोड़ने की हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का प्रस्ताव लेकर के खुद मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ में दिल्ली जाने का मुझे मौका मिला, जहां इस एयरपोर्ट की जो सारी प्लानिंग थी उसकी शुरुआत करने में निश्चित तौर पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी का इलाका था, तो उन्होंने भी अपनी मदद करी इसमें। लेकिन मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते हुए उनको निश्चित तौर पर वही उनका जो है अधिकार भी है, हक भी है कि उन्होंने इस एयरपोर्ट को मंजूर करा, बनवाया। या हवाई पट्टी नहीं बनी, हवाई पट्टी नहीं बनी हमारे कार्यकाल में बनी, टर्मिनल बना हमारे कार्यकाल में बना, उड़ान की योजना की पहली स्वीकृति हमारे कार्यकाल में हुई। ठीक है, कोई भी चीज़ बनती है तो बनते बनते उसको पूरी तरह से सिरे चढ़ने का काम उसमें समय लगता है, और उसके अंदर जो जो अब उस भूमिका में आएंगे अपना अपना योगदान दे देंगे। लेकिन मन इतना बेरा है, भगवान की कृपा से आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है, जैसे जेवर का एयरपोर्ट है, अगर दिल्ली का कोई तीसरा एयरपोर्ट जो है, जो कि दिल्ली की ज़रूरत है, रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट में आ चुकी है, जो बनेगा तो दिल्ली का तीसरा एयरपोर्ट हिसार ही बनेगा। 7000 एकड़ ज़मीन कुल मिला के इसके लिए रिजर्व रखी हुई, 3800 ट्रांसफ़र होली, बाकी रिजर्व कर रखे। ये भी कलम से हमें मौका मिला इस नीति को बनाने का। दुनिया में शायद ही कोई एयरपोर्ट होंगे इतने जिसमें 7000 एकड़ ज़मीन होगी। हाँ, ये है कि जोर लगाने की बात है, जोर जो लगाएगा काम करा लाएगा। अब जिसकी किस्मत में होगा जोर लगाने का, तो और जो पुरुषार्थ करेगा वो फल ले आएगा। चलो, या तो बात हुई हिसार की, अब मुद्दा आ जाए पूरा हिसार लोकसभा का। देखो, मैं जरूर इस बात में जानना चाहूंगी कि हिसार लोकसभा ने लेके आपका विजन की है, क्योंकि हर किसी नेता का कोई ना कोई सपना जरूर हो कि भाई मैंने अगर मैंने यह पोजीशन मिली तो यो काम मैंने जरूर करना है। या पब्लिक भी हमेशा यह बात जानना चाहे है कि भाई हमारा अगर यो नेता आया तो हमारे खातर के करके दिखाऊगा, के करके अपना देगा। तो हिसार लोकसभा खातर विजन जरूर पूछना चाहूंगे आपका। दे अंकिता छोटी बेबे, भाई तेरे ट्रैप में नहीं आऊँ कभी भी। जो है लोकसभा का मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी ने मुझे हरियाणा प्रदेश में काम दिया, तो पूरे हरियाणा को लेकर के हमने जो भी विजन था जनता के सामने रखा। पार्टी ने मुझे पंजाब भेजा तो पंजाब के लिए काम करा, पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में काम करा, मध्य प्रदेश में काम करा, जहाँ जहाँ पार्टी ने कहा पार्टी के लिए काम करते। आज पार्टी ने मुझे नानून से चुनाव लड़ाकर जिम्मेदारी दी, नानून की जनता ने मुझे अपना सेवक बना करके जिम्मेदारी दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। तो मेरा पहला अधिकार जो है, जहाँ काम क्या करना है, किस क्षेत्र में करना है, ये पार्टी का फैसला है। हाँ, हरियाणा की जनता मेरा प्रदेश है, हरियाणा को जनता को समर्पित ये जीवन है, और मैंने कोई काम भी नहीं। मेरा पूरा समय जो है
वो जन सेवा के लिए, समाज के लिए है, और कैसे भला हो और कैसे जेन्युइन काम हो। झूठी बात नहीं है, झूठी बात करनी नहीं आती और झूठ बकाने नहीं आता। अपनी सच्ची नीयत से, सच्ची लगन से जो जनता का भला हो सकता है वह करने की लगन है। अब पार्टी जो जिम्मेदारी दे वह जिम्मेदारी में तो बंद के उसकी मर्यादा में तो काम करना ही पड़ेगा। बाकी पूरा हरियाणा, पूरा देश आगे बढ़े, बढ़िया काम हो, इस लगन से काम सदा करते रहेंगे। अब उसमें पार्टी विधानसभा करेगी, पार्टी क्या करेगी, देखो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद अंकिता। तो भाई ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, जिनसे सवाल पूछे हैं। कोशिश करी थी थोड़ी सी उलझाने की, लेकिन गणेश आने लिकड़े बच के लिकड़ भी गए। खैर, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा, ईब नहीं तो आगे जरूर न जरूर कदे न कदे तो फिर वही बात है कि भाई पिंजरे में तो आना पड़ेगा। तो भाई सवालों का जवाब तो आ ही सकेगा। तो लगातार लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। अगली बार न्यूज़ दिखा दे रहा बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से। राम राम।